स्वागत है साथियों आपके अपने इस YouTube चैनल पर टॉप 10 हिंदी एमसीक्यू सीरीज में। आज इस पार्ट 7 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्न संख्या 61 से 70 तक। और ये आज हिंदी भाषा संबंधित प्रश्न है जिसमें हम मंथन करेंगे, सार निकालेंगे और इन पर विचार करेंगे कि इस तरह के बनकर के प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दें। थोड़े से जटिल हैं लेकिन अभी मैं सरल कर देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए, हम इनको सरल करते हुए चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 हमारे पास है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। देखिए बहुत सरल प्रश्न है वैसे तो, लेकिन नहीं पढ़ने वालों के लिए कठिन हो जाता है। और ऐसे प्रश्न मैं बता दूं, ऐसे प्रश्न मैं अपने इस चैनल पर जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में भी मैं डालता रहता हूं और साथ ही शॉर्ट्स में भी मैंने ऐसे प्रश्न डाले हैं। तो इन प्रश्नों पर आप गौर कीजिए, ये 15 सेकंड में आपकी काफी तैयारी हो जाती है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, आए हुए प्रश्न है सारे अनेकानेक परीक्षाओं में। संस्कृत का, पाली का, अरबी का, फारसी का। अब विचार करें तो हमें लगे कि हिंदी शब्द है वह संस्कृत का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। ये हिंदी जो शब्द है वह संस्कृत, पाली, अरबी इन तीनों से नहीं लिया गया है, ये फारसी से लिया हुआ शब्द है। उत्तर हुआ चौथा फारसी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 62वां प्रश्न कहता है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, कौन सी भाषा से हुई है। लौकिक संस्कृत से हुई है, वैदिक संस्कृत से हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है या फिर मागधी से हुई है। प्रश्न जटिल है, प्रश्न जटिल है। छोटी बड़ी सारी परीक्षाओं में आता है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ की परीक्षाएं देते हैं उनमें भी यह प्रश्न आता है। तो देखिए शौरसेनी अपभ्रंश से क्या है, अपनी हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, याद रखिएगा। 63 नहीं बताया था मैंने, 63 होता है। 63वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो विद्यार्थियों कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें हमारी राजभाषा संबंधित बातें बताई गई है, नियम बताए गए हैं, प्रावधान बताए गए हैं। तो 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 और 334 से 153 अनुच्छेद। तो कौन सा अनुच्छेद है इसमें, अपना विकल्प होगा ये 343 से 351 तक जो अनुच्छेद है उनमें हिंदी भाषा संबंधित अनेक प्रावधान बताए गए हैं। विस्तार से आप इनको पढ़िएगा और वैसे हम भी बताएंगे कक्षा में, लेकिन यहां आए हुए प्रश्नों पर चर्चा हो रही है क्योंकि टॉप 10 हम केवल महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 343 से 351 तक अनुच्छेद हैं वे राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। 64 प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसमें पहले कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, यानी किस तरह से इसका विकास क्रम आगे से आगे बढ़ा और आज की हिंदी बनी। तो प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। देखो है तो चार ही, है तो ये चारों ही, लेकिन इनका सही अनुक्रम हमें चाहिए और ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं के लायक है। तो यहां बताया गया है कि प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली नहीं, ये अनुक्रम नहीं है। अपभ्रंश से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी, तो विद्यार्थियों ये भी नहीं है। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत ये भी नहीं है क्योंकि हिंदी बाद में होना चाहिए। तो अपना सही अनुक्रम है चौथा। ये क्या कहता है कि पहले पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से अपनी आज की हिंदी। ये यहां पर उत्तर होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है। अब है 65, भारत संघ की राजभाषा है। देखो कितना सरल प्रश्न है। भारत संघ की आज राजभाषा कौन सी है, हिंदी है या अंग्रेजी है या फिर दोनों है या फिर कोई सी नहीं है। तो आज भारत संघ की राजभाषा कौन सी है विद्यार्थियों, हिंदी है। 66वां प्रश्न कहता है हिंदी भाषा की लिपि है। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन देखिए ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। और मैं बता दूं कि जो सरल प्रश्न होते हैं जो सबको आते हैं वहां मेरिट तय नहीं होती है, मेरिट तो जटिल प्रश्न तय करते हैं। लेकिन एक बात और काम की है, यदि हम सरल प्रश्न को गलत करते हैं किसी कंपटीशन में, यदि हम सरल प्रश्न को गलत कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि हमारा ग्राफ है वह हमें काफी नुकसान की ओर ले जा रहा है, हमारा आंकड़ा नीचे आता है। तो सरल जो प्रश्न होते हैं उनको हमें कभी गलत नहीं होने देना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी नहीं है, रोमन नहीं है, फारसी नहीं है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हुई,
देवनागरी लिपि है, सबको पता है। तो लीजिए अब लेते हैं प्रश्न संख्या 67वां। आप बने रहिए, लगातार पूरे क्वेश्चन देखिएगा। 67वां प्रश्न कहता है कि मानक हिंदी क्या है। ये कौन सी होती है मानक हिंदी, इसकी क्या सीमा है। तो देखिए 4 विकल्प दिए हैं कि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है उसको मानक हिंदी कहते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा को मानक हिंदी कहते हैं, या फिर शिष्ट सुशिक्षित लोगों की भाषा मानक हिंदी होती है, या फिर पढ़ाई लिखाई के काम आने वाली भाषा को हम मानक हिंदी कहते हैं। कौन सी होती है। तो ये प्रश्न आए हुए हैं, परीक्षा में पूछा हुआ है। तो देखिए मानक हिंदी की परिभाषा क्या होगी, शिष्ट सुशिक्षित लोगों की भाषा है वह मानक हिंदी होती है। जो सुशिक्षित है, जो शिष्ट है, उनके द्वारा अपनाई गई भाषा को मानक हिंदी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो विकल्प हुआ हमारे पास तीसरा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। हमारी जो देवनागरी लिपि है जिसमें हम आज पढ़ते हैं, उसका विकास कौन सी लिपि से हुआ, यह भी अच्छा प्रश्न है। अभी हमने हिंदी भाषा के विकास का अनुक्रम देखा, तो यह प्रश्न अलग है कि देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से होता है। खरोष्टी, फारसी, ब्राह्मी, रोमन। तो विद्यार्थियों सीधा सा है कि यह ब्राह्मी लिपि से कौन सी देवनागरी लिपि निकली हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्यादातर भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास भी किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्टी, शारदा, कुटिल इन लिपियों से नहीं है। और 70वां प्रश्न बहुत अच्छा है कि देवनागरी लिपि में मान्य वर्ण कितने हैं। हमारी जो देवनागरी लिपि है, हिंदी वर्णमाला में मैंने बताया था, आप मेरे वर्ण विचार वाले वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें गहराई से गहन अध्ययन के साथ मैंने आपको विश्लेषण करके बताया है और कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आप वर्ण विचार के वीडियो इस चैनल पर जरूर देखिएगा। देवनागरी लिपि में मान्य वर्ण कितने हैं। देवनागरी लिपि में 44 नहीं है, 11 नहीं है, 50 नहीं है, बल्कि कुल कितने वर्ण माने हैं, 52 हैं, 52 हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि हमारे हिंदुस्तान में जो 52 शक्तिपीठ है उनके आधार पर 52 वर्णों को रखा गया है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें 52 वर्ण हैं। वे कौन कौन से हैं, वे 52 वर्ण जैसा कि वर्ण विचार वाले वीडियोज में मैंने बताया है और अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए स्वर होते हैं कितने, 11। आप टोटल लगाइएगा, स्वर कितने होते हैं, 11। और अनुस्वार और व्यंजन अयोगवा है, और आपका कहें तो ये अयोगवा ही वर्ण है। तो ये कितने होते हैं, 2 अनुस्वार है और विसर्ग है। ये 2 वर्ण है, विशेष वर्ण है। इनको हम क्या कहेंगे, अयोगवाही। ये 2 ये हो गए, तो 11 स्वर, 2 अयोगवाही। और उसके बाद में हमारे पास होते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं कैचे उनके 25 वर्ण भी हो गए। और फिर ये अलावा हम लेते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये अंतस्थ हो गए विद्यार्थियों। अंतस्थ कितने हो गए, 4 हो गए। और उष्म वर्ण श है, ये उष्म हो गए विद्यार्थियों, 0-4। ठीक है। और इसके बाद में होते हैं आपके संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होते हैं विद्यार्थियों, एक तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, 4 वे हो गए, तो जोड़ते जाइए, 4 ये हो गए। और 2 होते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, जिनको हम द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, जिनको हम ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। तो ये हो गए 2, कौन कौन से, ड़ और ढ। ठीक है, आप वर्ण विचार वाली वीडियो में जाइए, कहीं कोई शंका नहीं रहेगी, पूरे आप विस्तार से वहां समझेंगे। ये लीजिए, ये कुल मिलाकर के कितने हो गए अपने, ये 52 वर्ण हो गए। इस तरह से हमारी देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो, आप लगातार इसके ऊपर कक्षाएं देखते रहिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरा सार्थक प्रयास यही रहेगा कि आप सफल हों और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने साथियों में इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा।